14 कर चुके हैं। इससे पहले हमने 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। 14 क्वेश्चन में भी हमारे पास डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसके इक्वल 1 प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है जो हम पहले कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेट हम इनको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद 1 प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्योंकि यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं बार बार तो यहाँ हमारे पास इस सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट्स का एडअप दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में 3 एलिमेंट्स का एडअप दिया है। यदि हम इसको एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगी। इसके लिए पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि यदि हम R2 में चेंज करें, R2 में चेंज R2 माइनस 2R1, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास R1 एज इट इज आ जाएगा। यदि 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 आ जाएगा, यहाँ 2 का किया तो ये आ जाएगा हमारे पास p रह जाएगा, और 2 का किया तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। R3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंज ही नहीं किया है। 10 + 6p + 3q। अब हम इसमें R3 में चेंज करते हैं, R3 में चेंज R3 माइनस 3R1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + p, R1 एज इट इज वैसे का वैसे 1 + p + q, यहाँ हमारे पास 0, यहाँ हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास 2 + p। यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 3 + 0, यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 7, यहाँ हमारे पास 3p आ जाएगा क्योंकि 6p में से 3p सब्ट्रैक्ट, और ये वैल्यू हमारे पास 0। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में यदि 2 वैल्यू 0 हो जाती हैं तब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास यदि इसको एक्सपेंड करें हम तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 × में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 + 3p - 3 × में, यहाँ हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई 2 + p ब्रैकेट ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 + p। यदि हम यहाँ बात करें ये कॉलम और ये रो छोड़ दें 0 - 0। नेक्स्ट की बात करें हम थर्ड की तो यहाँ 1 + p + q, यहाँ भी हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 0 - 0। तो ये हमारे पास इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी वैल्यू डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 3p, 3 × 6 माइनस के 3p, अदर वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, सब 0 हैं। तो यहाँ हमारे पास 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा, 7 - 6 = 1, और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है और इसके इक्वल में हमें 0 प्रूव करना है। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ कॉस का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कॉस के फॉर्मूले में हम पढ़ चुके हैं, यदि कॉस हमारे पास a + b होता है तो हम उसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं cos a cos b, तो यहाँ यदि प्लस होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन होता है sin a sin b। तो हम पहले इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है sin α cos α, और यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास बने cos α cos थीटा माइनस sin α sin थीटा। यदि यहाँ भी हम सेकंड रो की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है sin बीटा cos बीटा, और यहाँ हमारे पास इसको एक्सपेंड करेंगे तो cos बीटा cos थीटा माइनस sin बीटा sin थीटा बन जाएगा।
थर्ड रो की बात करें तो यहाँ हमारे पास साइन गामा कॉस गामा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा कोस गामा कॉस थीटा माइनस साइन गामा और साइन थीटा। अब हमें इसको एक्सपेंड करके इसके अंदर सबसे पहले जीरो बनाने होते हैं। जब हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दी है तो हम उसके अंदर जीरो बनाते हैं। यहाँ हमारे पास देखो C1 में चेंज है तो हम क्या करते हैं C3 में चेंज करते हैं। C3 में चेंज प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो साइन अल्फा दिया हुआ है, यहाँ भी साइन अल्फा, लेकिन साइन थीटा की हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या किया साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके C1 के साथ उसके साथ अटैच कर दिया। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, यदि C1 की बात करें तो C1 एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब देखो ये वैल्यू इसके साथ हमने साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये वाली वैल्यू हट जाएंगी, क्यों ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस थीटा कॉस गामा कॉस थीटा, ये वैल्यू रह जाएगी। अब देखिए हम यहाँ हमारे पास कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा दिया हुआ है, लेकिन कोस थीटा सभी में आ रहा है। तो एक बार फिर चेंज करते हैं C3 में, तो C3 में चेंज C3 माइनस यदि हम C2 में कोस थीटा का गुणा करके उसके अंदर C2 में ऐड कर दें ये वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास C1 एज इट इज आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ हमने इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और वही हमें क्या प्रूव करना है राइट हैंड साइड में। सॉल्व दी सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं x, y और z के अंदर। सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं a, x और b वाले। यहाँ हम इसको लेट करते हैं, तो लेट में हम क्या करते हैं 1/x को हमने a लेट कर लिया, 1/y को हमने b लेट कर लिया और 1/z को हमने c लेट कर लिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी 2a 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन देखें तो 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो हो जाएगी हमारे पास 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ऐसा हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको एक अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस के 20, और यहाँ हमने इसको लेट किया A B C। यहाँ हमने इस कांस्टेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया 4 1 और 2। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज ये वैल्यू वैसी की वैसी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे। ये हमारे पास a, ये x और ये b। x इज इक्वल टू होता है हमारे पास a इनवर्स b। तो हमें a इनवर्स चेक करना है। a इनवर्स चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि जो a डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हमारे पास a को हम चेक करते हैं कि वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 और माइनस के 20। यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो 2 इंटू में 120 माइनस 45 माइनस के 3 इंटू में ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने, माइनस के 80 माइनस के 30, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ये हमने छोड़ दिया 36
प्लस 36। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए डिटर्मिनेंट, यहाँ हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 75, यहाँ हमारे पास 3 इंटू में माइनस के 110, यहाँ हमारे पास 10 इंटू में 72। तो यहाँ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 150, 330 प्लस 720। यदि हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 150 प्लस 1050 इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट 1200। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए डिटर्मिनेंट जो हुआ वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉन सिंगुलर हो गया। इसका मीन्स क्या है, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स में हमारे पास A11 पॉजिटिव, हमने पहला 75 ऑब्टेन किया है। फिर A12 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, वहाँ हमने इसको 110 ऑब्टेन किया हुआ है। A13 की बात करें तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव होता है, ये हमने 72 ऑब्टेन किया हुआ है। A21 की बात करें तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी हमने, -60 -90। यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन, यहाँ हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -60 -90 इज इक्वल टू 150। फिर हमारे पास A22, ये पॉजिटिव साइन हमारे पास, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी हमने, -40 -60, -40 -60 तो -100। फिर A23, ये नेगेटिव हमारे पास, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 18 -18, 18 -18 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास A31 की बात करें तो A31 में हमारे पास पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, 15 प्लस 16 आ जाएगा, 15 प्लस 60 75 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। A32 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो यहाँ ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो 10 -40, तो A32 में हमारे पास नेगेटिव, यहाँ हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 10 -40, तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 30। A33 की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया 12 -12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -24। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, अर्जॉइंट ऑफ ए बनाते हैं। देखो अर्जॉइंट ऑफ ए जब भी बनाते हैं हम तो इसके अंदर इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा मेरे पास 75 110 72। यहाँ हमारे पास 150 -100 और ये हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास 75, ये हमारे पास 30 और ये हमारे पास -24। तो ये हमने अर्जॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। यहाँ मैं ट्रांसपोज नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले इसको रो और कॉलम में चेंज नहीं किया, डायरेक्ट मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a, b और c। यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी हमने फाइंड की है, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आई है 1200, तो यहाँ 1/में 1200, a हमारे पास 75 150 75, 110 -100 -30 72 0 24। और यदि हम b की बात करें तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 2, 4 1 और 2। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a b और c कंपेयर करेंगे बाद में हम 1/में 1200, यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 150 प्लस 300 हो जाएंगे, यहाँ 150 और यहाँ हमारे पास 150।
दूसरे में हमारे पास ये है 440 माइनस 100 प्लस 60। यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 828, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस के 48। यहाँ हम ध्यान दें A, B और C इज इक्वल टू 1200 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 600 ओवर में 1200। यहाँ हमारे पास वैल्यू हो गई है 500 माइनस 100 400 ओवर में 1200। यहाँ से 48 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये वैल्यू रह जाएगी 440 ओवर में 1200। तो यदि हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास A, B और C। यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू हमारे पास 1/3 और ये वैल्यू हमारे पास 0 से 0 कैंसिल करें तो 1/5। यदि हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। A की वैल्यू हमारे पास हाफ हुई, B की वैल्यू हमारे पास 1/3 हुआ और C की वैल्यू 1/5 हुई। अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं आया है क्योंकि यहाँ हमने इनको लेट कर रखा है। A इज इक्वल टू 1/x था, रियल में हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ A इज इक्वल टू क्या है 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास। 1/y इज इक्वल टू 1/3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 1/5, z इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नंबर 17 में हमारे पास A, B, C are in AP देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमारे पास जो इसके अंदर वेरिएबल है A, B, C वो एक AP में दिए हुए हैं, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं। तब ये कह रहा है कि यदि हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 0, 1, x और 2x में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास, A, B, C आर इन AP। जब ये AP में दिए हुए हैं हमारे पास तो इसका मीन्स ये होता है कि A, B और C इन AP। तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करें तो यहाँ हमारे पास B माइनस A इज इक्वल टू D होता है। इनका दोनों का डिफरेंस क्या होता है, B माइनस A होता है। और यदि वहाँ बात करें तो C माइनस B इज इक्वल टू D, तो दोनों के डिफरेंस इक्वल होंगे जब ये हमारे पास AP में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे तो यदि B और B को हम ऐड कर दें तो 2B C प्लस A। यहाँ हम ये भी यूज़ कर लेते हैं कई बार A प्लस C/2, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला भी होता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इसको एक्सपेंड करने की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 में चेंज R1 प्लस R3, इन दोनों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 8 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c। बाकी रो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो सब क्या आ जाएंगी, वैसी की वैसी आ जाएंगी। यहाँ हमारे पास x प्लस 2b, यहाँ हमारे पास x प्लस 4, यहाँ हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ x प्लस 2c। अब यदि हम इसके अंदर यहाँ R2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू 0 हो रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि हमने इसको 2b को यूज़ भी करेंगे, हम 2b की जगह a प्लस c यूज़ कर लें। तो हमने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 में चेंज R1 माइनस 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो R1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारे पास R1 में चेंज करें तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, या हम इसको लिख भी सकते हैं तो लिख देते हैं 2x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 6। दूसरे में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x, 2 हम कॉमन ले लें, a प्लस c।
यहाँ हमारे पास माइनस के 2x माइनस 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यदि हम 2b की वैल्यू बात करें तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 है। तो यहाँ हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई तो हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ 2 का हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, 2b है, 2b की वैल्यू हमारे पास a प्लस सी है या c प्लस a है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ x प्लस 2b आ जाएगा। फिर हमारे पास x प्लस 4, यहाँ हमारे पास x प्लस 5, यहाँ हमारे पास x प्लस 2c। तो ये इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। ये वैल्यू हमारे पास इससे कैंसिल होकर 0 हो जाएगी, यहाँ ये वैल्यू हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कंप्लीटली यहाँ और ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो में वैल्यू बनी वो 0, 0 और 0 बनी। सेकंड रो जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b। यहाँ हमारे पास x प्लस 4, यहाँ हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ x प्लस 2c। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ए क्वेश्चन, ए पार्ट इसका करेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें इसका इनवर्स मैट्रिक्स बताना है। इसको हम एक्सपेंड करके पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट जो ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट की बात करें हम तो यहाँ हमारे पास x 0 0 0 y 0 0 0 z। यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ a इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई जेड माइनस 0, नेक्स्ट पार्ट भी 0 आएगा और नेक्स्ट पार्ट भी 0 आएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई जेड। इसका मीन्स क्या हुआ, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो वी फाइंड ए अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्जॉइंट ऑफ फैक्टर्स देखें इसके। a11 पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएगा वाई जेड माइनस 0 वाई जेड। a12 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव साइन होता है हमारे पास, ये रो और ये हमने कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 0, वैल्यू हमारे पास 0। a13 की बात करें तो पॉजिटिव, ये रो और कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 0। नेक्स्ट हमारे पास a21 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव साइन, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने तो 0 माइनस 0। फिर a22 की बात करें हम, पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड माइनस 0 एक्स जेड। फिर हमारे पास a23 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो 0 माइनस 0। नेक्स्ट जो है हमारे पास a31 की बात करें हम तो 31 में हमारे पास पॉजिटिव साइन, ये कॉलम और ये रो छोड़ा तो 0 माइनस 0, वैल्यू हमारे पास 0। a32 की बात करें तो नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 0, वैल्यू हमारे पास 0। a33 की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास वैल्यू एक्स वाई माइनस 0 एक्स वाई। अब हम इसको क्या करते हैं, अर्जॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। अर्जॉइंट ऑफ ए, तो अर्जॉइंट ऑफ ए में हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, अर्जॉइंट ऑफ ए, यहाँ हमारे पास वाई जेड 0 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड, फिर 0, फिर 0 0 और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है एक्स वाई। यहाँ हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जेड, ये वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 0, यहाँ हमारे पास 0 एक्स जेड, फिर 0, फिर 0 0 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स
वाई। बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास अर्जोनेट ऑफ ए आ गया है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास एक्स वाई जेड है। तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 में एक्स वाई जेड। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या है, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। यदि ये हम इसके अपॉन में ले जाएं अंदर मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, फिर 0 फिर 0, 1 अपॉन वाई रह जाएगा 0 0 0 1 अपॉन जेड रह जाएगा। यदि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिखें तो ये हमारे पास ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, x पावर -1 0 0 0 y -1 0 0 0 z पावर -1। तो इस तरह से हम इसको, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व करके बताया है। इसके अंदर आप ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है साइन कोस और 1 के अंदर, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में इंक्लूड है, और वो भी साइड वाली वैल्यू भी इंक्लूड है, 0 और 2 पाई भी इसमें इंक्लूड है। देन हमारे पास ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो किसके अंदर बिलोंग करेगी, ये हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ ये डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ हमारे पास 1 साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस के साइन थीटा और 1। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, तो यहाँ 1, यहाँ हमारे पास आ जाए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव इसके अंदर आता है हमारे पास, माइनस के साइन थीटा। यहाँ हमारे पास ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, और यहाँ फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस के साइन थीटा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया है। यदि हम इनको ऐड करें तो ए डिटर्मिनेंट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में इंक्लूड करती है। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो साइन थीटा है वो वो -1 से 1 के बीच में इंक्लूड करती है। यदि हम साइन की कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी एंगल की वैल्यू रख दें 0 से 2 पाई के बीच में, यदि हम उससे भी ज़्यादा कोई वैल्यू रखते हैं तो भी इसी के अंदर इंक्लूड करता है। यदि हम साइन स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, तो हमें पता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी, लेकिन अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यदि हमारे पास कर्व है तो उसके अंदर हमारे पास इसका साइन स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वैल्यू भी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। कर्व की बात करें तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो इस तरह से बार बार अप डाउन होती है। मिनिमम वो वैल्यू हमारे पास -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास +1 होती है। और यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो नीचे वाली वैल्यू मिनिमम हटकर यहाँ से यहाँ तक ही रह जाती है, 0 से 1 तक होती है और नीचे वाली वैल्यू 0 रह जाती है। अब हमारे पास ये इंटरवल में आने लगी, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हमारे पास देखो हमें ये रिक्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि 2 का मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 2 इंटू में 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये वैल्यू हमारे पास 0, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमने बना ली है, अब हमें +2 और करना है, तो यदि हम बोथ साइड्स +2 करें तो यहाँ हमारे पास 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 + 2 हमने तीनों तरफ ऐड कर लिया। ये हमने क्लास 11th में
इनइक्वलिटीज चैप्टर के अंदर किया था, जो हमारे पास 6 चैप्टर था। अब देखो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 2, ये हो जाए 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा +4। ये वैल्यू हमारे पास इतनी हो गई है। ये किसकी है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं 2, यहाँ हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए 4। अब देखो हमारे पास क्या है, जब इक्वल का साइन होता है तब हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, और यदि हमारे पास इक्वल नहीं होता, ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तब हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में है, प्लस क्या है वो 2 और 4 जो लास्ट वाली वैल्यू 2 और 4 वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। सो दैट हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए बिलोंग क्लोज ब्रैकेट 2 to 4। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 से 4 के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।